नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के हमने आज टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस को समेटे बैठे हुए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन अगर एक बार सॉल्व कर लिए तो डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन बने डीएनए रेप्लिकेशन से, वो 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। सो पेशेंस के साथ ध्यान से देखिएगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा रेप्लिकेशन के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए की डबलिंग होती है। डीएनए की डबलिंग कैसे होती है? हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में 4 फेजेस होती हैं, G1, S, G2, M। तो G1 फेज जो होती है, उसके बाद S फेज आती है। S फेज में क्या होता है? डीएनए की एक्चुअल सिंथेसिस होती है। G1 फेज में कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, और S फेज में जो प्रॉपर डीएनए का डबलिंग प्रोसेस होता है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, वो कैरी होता है। सो अब डीएनए रेप्लिकेशन में हम 3 फेजेस पढ़ते हैं, एक इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसकी मेल्टिंग होती है, अनवाइंडिंग होती है, ताकि जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो उस पर इंस्टॉल हो पाए। जब एक बार रेप्लिकेशन मशीनरी इंस्टॉल हो गई तो उसके बाद होता है उसका एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है? एक 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होती हैं, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती हैं। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उनमें से एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है। लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। जब रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है थ्रू आउट द जीनोम, फिर उसके बाद होता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है? जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, जो पहले की पेरेंटल स्ट्रैंड थी, वो दोनों स्ट्रैंड अब उसमें से क्या होता है? एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है उसके, और दूसरी वाली पेरेंटल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों टर्मिनेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए बहुत सारी एंजाइम्स रिक्वायर होती हैं, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज, और भी बहुत सारी एंजाइम्स। ओरिजिन जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स लगती हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाने के लिए बहुत सारी एंजाइम्स लगती हैं। तो इस प्रोसेस को, पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो सब आप उस लेक्चर में देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो डीएनए के अनवाइंडिंग करवाने के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? तो हम सबको पता है डीएनए की अनवाइंडिंग जो करवाता है वो डीएनए हेलिकेज करवाता है। जो हेलिकेज होता है डीएनए बी एंजाइम, इसे कहते हैं प्रोकैरियोट में डीएनए बी, और अगर यूकैरियोट की बात करें तो एमसीएम कहते हैं इसे। ये यूकैरियोटिक हेलिकेज है और ये प्रोकैरियोटिक हेलिकेज है। हेलिकेज का काम होता है डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसे अनवाइंड करवा के, उसे मेल्ट करवा के सिंगल स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना। डीएनए लाइगेज जो होता है, ये जो निक होता है, जो कुछ गैप्स होते हैं उनको सील करने का काम करता है, तो ये गैप सीलिंग का काम करता है। ओके। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये वो एक्चुअल एंजाइम है जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। पॉलीमराइजेशन यानी कि एलोंगेशन जो होता है उसे ये करवाता है। टोपोआइसोमरेज जो होता है, ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंप्लीमेंट हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम, उसे ये रिलीज करता है और निगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंप्लीमेंट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन? तो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन को हम रेप्लिकॉन कहते हैं। जहाँ पे रेप्लिकेशन मशीनरी इंस्टॉल होती है उसे यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। जीन क्या होता है? जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट
और शुगर हो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्रोमोसोम जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम सिंथेसाइज ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो आरएनए ये जो प्राइमर है इसकी सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमेज। तो आरएनए जो, अब ये आरएनए प्राइमर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो डीएनए पॉलीमरेज कैरी आउट करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता है। इनिशिएट इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। आपको पता होगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड पहले होना जरूरी है। अब प्रोसेस अभी अभी इनिशिएट हो रहा है तो पहले से न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा, ये सबको पता है। तो पहले से न्यूक्लियोटाइड हो इसके लिए आरएनए प्राइमर लगाया जाता है ताकि कुछ और आरएनए प्राइमर जो होते हैं ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं इसे। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए होता है। ये लगभग 15 से 20-25 न्यूक्लियोटाइड के आसपास एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है जो कि हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये जो प्राइमेज एंजाइम होता है ये कैसा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों ऐसा कहते हैं हम, क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो डीएनए है, उसको रीड करके ये कैसी स्ट्रैंड सिंथेसिस कर रहा है, आरएनए के स्ट्रैंड एक शॉर्ट स्ट्रेच आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, इसलिए हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी इसे कह सकते हैं। और जो आरएनए प्राइमर होता है ये आगे पहले लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अब क्या करेगा, उस प्रोसेस को कैरी कर पाएगा, आगे स्टार्ट कर पाएगा और इलोंगेशन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, गैप फिलिंग करता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो प्रोसेस को इफिशिएंटली कैरी आउट कर पाता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, और इलोंगेशन जो करवाता है। टोपोआइसोमरेज भी हम देख चुके हैं। नाउ द साइट ऑन डीएनए वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस इज कॉल्ड, वो साइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या फिर जहाँ से ओरिजिन होती है रेप्लिकेशन की, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ओरिजिन। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, जब डीएनए मेल्ट हो जाता है, लाइक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब इसे क्या है, इस फॉर्म में तो इसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकता, तो इसकी क्या होगी, मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है वो उसका कुछ हिस्सा मेल्ट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बबल को अगर हम हाफ से कट कर देते हैं तो एक तरफ का पोर्शन जो है, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, ये एक एक पोर्शन रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क में एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। नाउ ओकाज़की फ्रेगमेंट, तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं, जो 5' to 3' स्ट्रैंड होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, और 3' to 5' स्ट्रैंड जो होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे ये इसकी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है क्योंकि डीएनए जो है वो एंटी पैरेलल है, तो दोनों स्ट्रैंड पे जब साथ साथ रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, तो क्योंकि एंटी पैरेलल होने की वजह से, और जो रेप्लिकेशन होता है वो 5' to 3' ही होता है, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, तो एक तरफ तो इफिशिएंटली हो जाएगा, जिधर 5' to 3' इधर तो मान लीजिए कंटिन्यूअस हो पाएगा, बट इधर से जो प्रोसेस है 5' to 3' टेम्पलेट वाला, क्योंकि यहाँ से अब प्रोसेस इफिशिएंटली नहीं हो सकता है, मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। इस स्टैंड के एंटी पैरेलल होने की वजह से रेप्लिकेशन मशीनरी जो भी होती है वो एक साथ चलती है, एक साइड को चलती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेच में ये डीएनए की सिंथेसिस होती है, और जो स्ट्रेच होते हैं उनके बीच में गैप छूट जाता है, जिसे हम ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये होता है ओकाज़की फ्रेगमेंट। और लास्ट में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे
आरएनए प्राइमर भी जगह जगह पे लगा होता है, तो इन आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है और इनकी गैप की जो सीलिंग कर दी जाती है, फिर उसके बाद वो भी कंटिन्यूअस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के दौरान कौन सी स्ट्रैंड की शॉर्ट और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, तो उसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, क्या कहते हैं हम, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जहाँ जिसको रीड करके आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है, और लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की। नाउ विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन का फंक्शन होता है, और भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे। अनवाइंडिंग, तो अनवाइंडिंग तो हेलिकेज करता है। सिंथेसाइजिंग आरएनए प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर तो प्राइमेज सिंथेसाइज करता है। प्रूफ रीडिंग एंड सिंथेसाइजिंग डीएनए स्ट्रैंड, तो प्रूफ रीडिंग और डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो होती है वो पॉलीमरेज कर पाता है। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है, और जो पॉलीमराइजेशन होता है या सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। सीलिंग द गैप बिटवीन फ्रेगमेंट, तो ये लाइगेज का काम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग हाई फाइडेलिटी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा फाइडल बनाता है। फाइडल मतलब और ज़्यादा उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएं, और फाइडेलिटी का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, भरोसे वाला एंजाइम कौन सा है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो हाई फाइडेलिटी एंजाइम है। हाई फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है, ये हाई फाइडेलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसे हाई फाइडेलिटी पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 को। तो डीएनए डैमेज, अगर डीएनए डैमेज कर ही रहा है तो फिडेलिटी उसमें कैसे होगी, तो प्रूफ रीडिंग बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इसी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हाई फिडेलिटी एंजाइम है। इंट्रोड्यूसिंग म्यूटेशन जब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिडेलिटी रही नहीं गई, क्योंकि म्यूटेशन को कम करने के लिए ही ऐसे एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं जो करेक्ट बेसिस को जोड़ें, करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ें, एरर को क्रिएट ना करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए रिपेयर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन रिपेयरिंग। तो जो NER होता है ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में, मिसमैच बेसिस, थायमीन डाइमर्स एंड बल्की लेसन्स। तो थायमीन डाइमर जहाँ कहीं भी बनते हैं और कुछ बल्की लेसन्स जहाँ पे बन जाते हैं, बल्की एडप्ट जहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे NER काम करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। और अगर ये नहीं काम करता है किसी कारणवश तो एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिसीज़ कहते हैं। तो ये डिसीज़ होती है अगर ये NER फंक्शन नहीं करेगा तो। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स जो होते हैं ये बेस एक्सेशन रिपेयर से ठीक होते हैं, और मिसमैच जो होता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स जो होते हैं वो डीएनए लाइगेज इन्हें क्या करता है, सील करता है, लाइगेज। और मिसमैच जो होता है, मिसमैच मशीनरी डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ ही चलती है। जब रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो पॉलीमरेज के पीछे पीछे वो चलती है, और जो भी इनकरेक्ट बेसिस अगर मान लीजिए किसी बाई चांस अगर हो ही गया गलती तो उसे वो करेक्ट कर देता है। डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो होता है ये अलग अलग मैकेनिज्म से सही होते हैं। नाउ तो हमारा कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, और यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जिनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो ऐसे वीडियोस लेक्चर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे हमने MCQs PYQs रखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है।
और बहुत ही मार्जिनल प्राइस में, जस्ट ₹999। सो आप लोग हमारे ऐप पे जाके, स्टडी क्लिक इंडिया ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपेयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ऐसा कौन सा रिपेयर मैकेनिज्म है जहाँ पे क्रोमोसोम के होमोलॉगस पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो नाम में आप ये छुपा हुआ है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है। अगर कोई डैमेज आ गया तो इस केस में होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन ये एक रिपेयर मैकेनिज्म है। इसके थ्रू जो भी इनकरेक्ट बेसिस होते हैं उन्हें सही किया जाता है, या कोई और गड़बड़ी होती है डीएनए में तो उसे करेक्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन डीएनए। अगर कहीं पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक लग गया है तो उसको काम सही करने के लिए जो डीएनए लाइगेज होता है ये वर्क करता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीलोमेरेज इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो टीलोमेरेज एक एंजाइम है जो टीलोमियर रीजन में प्रेजेंट होती है, या फिर टीलोमियर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसका क्या रोल है, रिपेयरिंग थायमिडीन डाइमर, प्रूफ रीडिंग, सिंथेसाइजिंग आरएनए प्राइमर, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम एंड। तो जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं जिन्हें हम टीलोमियर भी कहते हैं, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होती है टीलोमेरेज, जो कि क्या करता है, टीलोमियर्स को, एंड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच टर्म डिस्क्राइब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बैक्टीरिया दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। तो रेप्लिकॉन्स, प्लाज्मिड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, टीलोमेरेज। तो प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, कुछ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है लाइक ईस्ट में। तो ये प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंटली ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। नाउ विच रिपेयर मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग डैमेज बेस कॉज्ड बाय डीएमिनेशन और ऑक्सीडेशन। तो डीएमिनेशन होने की वजह से या ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो डैमेज्ड बेस हैं उन्हें कौन रिपेयर करता है। तो यहाँ पे रिपेयर करने के लिए बेस एक्सेशन रिपेयर काम करता है। ठीक है, बेस एक्सेशन रिपेयर जो होता है, अगर मान लीजिए किसी नाइट्रोजनस बेस में कोई उसमें डीएमिनेशन हो गया या ऑक्सीडेशन हो गया जिसकी वजह से बेस कन्वर्जन हो गया, तो वहाँ पे बेस एक्सेशन रिपेयर काम करता है और उस बेस को हटा के नया बेस जोड़ देता है। ओके, नाउ इन डीएनए रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन। अब चाहे बात लीडिंग स्ट्रैंड की हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड की हो, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। तो अब लीडिंग स्ट्रैंड की बात की जा रही है तो एक चीज़ यहाँ पे जुड़ जाएगी, लीडिंग स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यूअस होती है। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस इन 5 to 3 डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है अगर हम बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है लीडिंग स्ट्रैंड पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम रिलीज द टॉर्सन स्ट्रेन्स अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो जब रेप्लिकेशन मशीनरी काम करती है, जब हेलिकेज काम करता है, तो जब आगे को बढ़ता है तो क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंप्लीमेंट कर देता है। क्योंकि जैसे रस्सी होती है उसे आप एक सिरे से एक सिरे को बांध दीजिए और दूसरे सिरे को पकड़ के खोलना स्टार्ट कीजिए, तो एक तरफ तो रस्सी खुलती जाएगी लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, उसमें और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी। तो उस कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या कौन एंजाइम काम करता है, तो वहाँ पे काम करता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, या तो सिंगल स्ट्रैंड कट करता है या तो डबल स्ट्रैंड कट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी सुपर कॉइलिंग होती है वो रिलीज हो जाती है और निगेटिव सुपर कॉइलिंग इंप्लीमेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब जो अनवाइंडिंग होती है ये क्या बनाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, रेप्लिकेशन ओरिजिन। तो जब अनवाइंडिंग होगी तो जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है डीएनए का वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन।
तो रेप्लिकेशन में कौन सी एंजाइम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करती है? तो डीएनए पॉलीमरेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को कैरी करता है। नाउ हमारा ये कंबाइंड सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए इसमें तो ये और भी कम प्राइस में आपको मिलने वाला है इन जस्ट ₹699। सो इसे आप ज़रूर परचेज़ करिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसे हमारे ऐप के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। नाउ विच रिपेयर मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग मिसमैच बेस पेयर दैट अराइज ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर? अब रेप्लिकेशन एरर होने की वजह से जो भी मिसमैच बेसिस आ गए हैं, तो हमने पहले भी बताया कि रेप्लिकेशन मशीनरी के जस्ट पीछे, पॉलीमरेज के जस्ट पीछे एक मशीनरी और चलती है जिसे हम मिसमैच रिपेयर मशीनरी कहते हैं। वो क्या करती है, अगर कोई मिसमैच बेस लग गया है तो वहाँ पे उसे करेक्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मिसमैच रिपेयर। ओके, नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? अब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्यों होती है डीएनए पॉलीमरेज में? तो टू रिपेयर डबल स्ट्रैंड ब्रेक, to remove primer from the lagging strand, to replace damaged bases, to correct error in newly synthesized DNA strand। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है जो कि 5' टू ये 3' टू 5' होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और ये एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जब भी डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है 5' टू 3' डायरेक्शन में, तो डीएनए पॉलीमरेज में ही ये भी प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी होती है और ये 3' टू 5' होती है। जब आगे को डीएनए पॉलीमरेज चलता है तो 5' टू 3' पॉलीमराइजेशन करता है और फिर पीछे मुड़ मुड़ के वो देखता रहता है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई। पीछे मुड़ने का मतलब है कि अगर गलती हो गई है तो 3' टू 5' अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उस न्यूक्लियोटाइड को कट कर देगा और फिर से वहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। तो ये एरर्स जो हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए होता है। नाउ द रेप्लिकेशन ओरिजिन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज रिच इन, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, वो हमेशा एटी रिच ही होता है, एडेनिन थाइमिन रिच होता है। अब क्यों ये एटी रिच होता है? क्योंकि ए और टी के बीच में आपने देखा होगा कि डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जी और सी के बीच में आपने देखा है कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप खुद सोचिए, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? ये क्योंकि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ से स्टार्ट होना होता है, तो वहाँ पे पहले मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग क्यों होती है? ताकि मेल्टिंग क्या करता है, जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है और हेलिकेज वहाँ पे रिक्रूट हो जाता है ताकि वो अपना काम कर पाए। तो एटी रिच इसीलिए होता है ताकि कम एनर्जी प्रोवाइड करके भी डीएनए को, जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, उसे मेल्ट करवा के सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए वो एटी रिच होता है। नाउ व्हाट रोल डज डीएनए गायरेज प्ले ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? तो डीएनए गायरेज का क्या फंक्शन होता है? सिंथेसाइजिंग डीएनए, प्रूफ रीडिंग डीएनए, अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स, रिपेयरिंग डीएनए डैमेज। तो ये अनवाइंडिंग का काम करता है। अनवाइंडिंग का मतलब है कि जो कॉइलिंग है, जो सुपर कॉइलिंग है, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, उसे रिड्यूस करने का काम करता है। तो यही काम होता है डीएनए गायरेज का, और ट्रोपोआइसोमेरेज का भी यही काम होता है ना। और एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है कि जो गायरेज और ये जो हेलिकेज होते हैं, इनका दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। हेलिकेज क्या करता है, जब चलता है, जब ये अनवाइंडिंग करता हुआ चलता है, तो क्या करता है, एक तरफ तो वो अनवाइंड कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या करता है, उसे और ज़्यादा कॉइल्ड कर देता है, हाईली टेंस्ड कर देता है। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो गायरेज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट? तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन है? तो synthesizing the leading strand, synthesizing the lagging strand, removing RNA primer and replacing them with the DNA nucleotides, unwinding the DNA helix। तो ये प्राइमर रिमूवल का काम करता है और जो गैप बचता है उसे फिल करने का काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर रिमूवल का काम करता है और गैप फिलिंग का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो निक ट्रांसलेशन भी करता है।
निक ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, जब हमें डीएनए की लेबलिंग करनी होती है तो उस टाइम पे हम डीएनए पॉलीमरेज 1 का यूज़ करते हैं और निक ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ही डीएनए की लेबलिंग हम करवा पाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निकिंग एंड रिलीजिंग द डीएनए टू रिलीव टॉर्सनल स्ट्रेस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ कि जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है, जो टॉर्सन होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसे रिलीज करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो वो टोपोआइसोमेरेज रिस्पॉन्सिबल है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, या तो सिंगल स्ट्रैंड कट लगाता है या तो डबल स्ट्रैंड कट लगाता है, और जो सुपर कॉइलिंग है वो रिलीज हो जाती है कट लगने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपेयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व डायरेक्टली ज्वाइनिंग ब्रोकन डीएनए एंड्स विदाउट रिक्वायरिंग होमोलॉगस टेम्पलेट। तो बेस एक्सेशन रिपेयर, नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग, मिसमैच रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो यहाँ पे नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे काम करता है और क्या करता है, ज्वाइन कर देता है डीएनए को बिना किसी होमोलॉगस टेम्पलेट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्कैन द डीएनए फॉर मिसमैच्ड बेस पेयर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो ऐसा कौन सा मशीनरी जो स्कैनिंग करता है, किस चीज़ की स्कैनिंग करता है, मान लीजिए कहीं पे मिसमैच हो गया तो उसकी स्कैनिंग कौन करता है, तो म्यूट एस और म्यूट एल। ये म्यूट एस जो होता है ये एक्चुअल में स्कैनिंग का काम करता है। ये मिसमैच रिपेयर मशीनरी का एक पार्ट है, एक प्रोटीन है जो कि मिसमैच रिपेयर मशीनरी में ही होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ काम करता है। तो म्यूट एस जो होता है ये स्कैनिंग का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम टेलोमेरेज कंटेन्स ए मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड। तो ये जो टेलोमेरेज होता है इसके पास ये आरएनए होता है। आरएनए क्यों होता है, क्योंकि ये अपने आरएनए को रीड करके एक आरएनए डीएनए के स्ट्रैंड बनाता है और उस डीएनए से क्या करता है, वो जो टेलोमेयर्स होते हैं, जो टेल्स होती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होते हैं, जो आरएनए से आरएनए को टेम्पलेट मानकर डीएनए की सिंथेसिस करवाते हैं, उन्हें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। तो जो टेलोमेरेज होता है इसके पास आरएनए होता है, अपने आरएनए को रीड करके जो टेल्स होती हैं, जहाँ पे एंड्स होते हैं, टेलोमेयर रीजन जो होता है वहाँ पे ये अपना डीएनए बनाता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है आरएनए की हेल्प से, और फिर क्या करता है, उन एंड्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो वहाँ पे ना हो पाए, और हो भी तो ये जो टेलोमेयर वाला पार्ट है वही कटे, जो ये नया सिंथेसाइज कर रहा है डीएनए, जो कि हमारे डीएनए का पार्ट नहीं है, वो कटे और जो हमारा डीएनए है वो सेफ रहे। तो ऐसे ही काम करता है टेलोमेरेज। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द रिकॉम्बिनेज ए प्रोटीन इन डीएनए रिपेयर। तो रेक ए का क्या काम है, सिंथेसाइजिंग डीएनए, रिमूविंग आरएनए प्राइमर, इनिशिएटिंग डीएनए रेप्लिकेशन, फैसिलिटेटिंग होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो ये क्या करता है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन को फैसिलिटेट करता है रेक ए, या रिकॉम्बिनेज ए भी कहते हैं इसे। सो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अचीवा बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इसे बाय कर सकते हैं, बहुत ही मार्जिनल प्राइस में, जस्ट ₹499, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही हेल्पफुल है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप के थ्रू इसे आप परचेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड बेस थ्रू ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो इसमें कौन सा मशीनरी वर्क करता है, तो यहाँ पे बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है वो काम करता है, और ये ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करता है। जो शुगर और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है उन्हें क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। जो बेस होता है वो रिलीज हो जाता है अगर वहाँ पे कोई मिसमैच या जो बेस में कोई ऑल्ट्रेशन हो गया है तो वो वहाँ पे उसे करेक्ट करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीएनए डैमेज रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
between adjacent pyrimidine bases often induced by UV radiation. तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, डबल स्ट्रैंड ब्रेक, थायमीन डाइमर्स, मिसमैच बेसेस। तो यहाँ पे थायमीन डाइमर्स का फॉर्मेशन होता है अगर यूवी रेडिएशन आता है। तो अगर पायरिमिडीन बेसिस के बीच में ये जो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पे थायमीन डाइमर्स बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीफॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स? तो डीएनए पॉलीमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज। सो एसएसबीपीज जो होते हैं इन्हें हम एसएसबीपी भी कह सकते हैं। एसएसबीपी का क्या काम होता है, जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज काम करता है, हेलिकेज के काम करने की वजह से डीएनए जो होता है वो अनकॉइल हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आ जाता है। बट जो डीएनए की इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि वो फिर से उसकी रिकॉइल हो जाएगा। जो अनकॉइल हुआ है, जो अनवाइंड हुआ है, उसमें रीवाइंडिंग की इनबिल्ट कैपेबिलिटी है। अगर उसे खोल दिया गया है और ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी अपने आप ही। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि पूरे स्ट्रैंड में लग जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से रोकता है। तो उसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड रिमूविंग डैमेज्ड और मिसमैच्ड बेस फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड? तो अगर कोई मिसमैच है या डैमेज है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीएनए लाइगेज, डीएनए ट्रोपो आइसोमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, ये कोई अगर मिसमैच बेस आ गया है तो उसे कट करके रिमूव कर देता है और वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो नया बेस को ऐड कर, नया न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इनिशिएट एट मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोमोटर रीजन, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो जो सिंगल ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे सिंगल ओरिजिन होती है, एक ओरिजिन होती है जहाँ से बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है। बट अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होती हैं जिसे हम ARS कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यूकैरियोट में मल्टीपल ओरिजिन होती हैं और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होती है। नाउ विच एंजाइम रिलीव्स सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क? तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो डीएनए गायरेज जो है वो सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है, उसे कम करता है। क्वेश्चन नंबर 35, इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन विच पॉलीमरेज प्राइमरली सिंथेसाइज द लैगिंग स्ट्रैंड? तो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है? तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाता है। अपसाइलन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाता है। लैगिंग अपसाइलन जो है लीडिंग को, और बीटा जो है ये बेस एक्सेशन रिपेयर में काम करता है। अल्फा जो है ये प्राइमर, ये एज अ प्राइमेज भी वर्क करता है, आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन में हेल्प करता है या प्राइमर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अल्फा जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा बेस एक्सेशन रिपेयर में काम करता है, पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अपसाइलोन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन करता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन यूकैरियोट्स आर अप्रॉक्सीमेटली, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, जो सेगमेंट बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रेच बनते हैं, वो कितने न्यूक्लियोटाइड के होते हैं? अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो 100 to 200 होते हैं, ये यूकैरियोट्स में होते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो लगभग 1000 to 2000 होते हैं ये। ठीक है, प्रोकैरियोट में जो स्ट्रेच बनते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यूकैरियोट में थोड़ा स्मॉल होते हैं। सो आप अगर यूपीएलटी ग्रेड टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट है यहाँ पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। अपनी प्रिपरेशन को आप और बूस्ट करना चाहते हैं तो इसे आप बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रोटीन प्रिवेंट रीएनीलिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो रीएनीलिंग को रोकने के लिए
जो अनवाइंडिंग है उसे रीवाइंडिंग ना हो जाए, उसे रोकने के लिए जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ टीलोमेरेज एक्टिविटी इज मोस्टली एब्सेंट इन, तो टीलोमेरेज एक्टिविटी कौन से सेल्स में एब्सेंट होती है, तो ये सोमैटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो कुछ डिवीज़न करने के बाद उनमें डिवीज़न जो होता है, सेल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और इसे कहते हैं हेफलिक लिमिट। हेफलिक लिमिट जो होती है हेफलिक लिमिट का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं उनकी डिवीज़न की एक लिमिट होती है, लगभग 40 to 45 टाइम्स जब ये डिवाइड कर जाती हैं तो उसके बाद इनका डिवीज़न स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि इसमें टीलोमेरेज एक्टिविटी नहीं है। टीलोमियर्स, ये जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो एब्सेंट है। इसके एब्सेंट होने की वजह से जो टेलोमियर्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं, वो धीरे धीरे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू क्या होते रहते हैं, शॉर्ट होते रहते हैं, और इन्हीं के आसपास होता है एजिंग का एंजाइम। टीलोमियर्स के जस्ट बाद होता है एजिंग रिस्पॉन्सिबल एंजाइम। ये जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स जब एक्सपोज हो जाएंगे, जब टीलोमियर होता है तो ये हेट्रोक्रोमेटेनाइज्ड होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट जब टीलोमियर धीरे धीरे डिप्लीट होता रहता है तो ये यूक्रोमेटेनाइज्ड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और फिर ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, ये सेल जो होती हैं वो डिवाइड करना ही बंद कर देती हैं। जब डिवाइड नहीं करेंगी तो क्या होगा, अब इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टीलोमियर फिर उतने पे स्टॉप हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन नहीं होगा, फिर उसका डिप्लीशन नहीं होगा। सो इसमें हेफलिक लिमिट होती है, जो 40 to 40 टाइम्स अगर सेल डिवाइड हो गई तो उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता है सेल डिवीजन। नाउ विच DNA polymerase in prokaryotes has both 5' to 3' polymerase and 5' to 3' exonuclease activity? तो ऐसा कौन सा पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज है, जिसमें 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ये नहीं है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो 3' to 5' होती है। तो ऐसा एंजाइम DNA पॉलीमरेज ये है, DNA पॉलीमरेज 1 है। तो 5' to 3' जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ये प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है, प्राइमर रिमूवल। इससे क्या होता है, प्राइमर जो होता है वो रिमूव होता है, और यही पॉलीमरेज 1 ही क्या करता है, DNA पॉलीमरेज 1 ही प्राइमर को रिमूव भी करता है, और जो रिमूव करने के बाद गैप बचता है उसे फिल भी करता है। बट जो गैप्स बचते हैं, गैप्स एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट के बीच में जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का गैप बचता है, उसे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं वो लाइगेज आके उनकी सीलिंग कर देता है। ये सीलिंग का काम नहीं कर पाता है, लाइगेज जो होता है वो सीलिंग करता है, और गैप फिलिंग का काम पॉलीमरेज 1 करता है, और गैप सीलिंग का काम DNA लाइगेज करता है। नाउ द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली 3' to 5', कंटिन्यूअसली 5' to 3' डायरेक्शन। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, और डिसकंटिन्यूअस होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ये भी 5' to 3' ही होगा। विच फैक्टर लोड्स द स्लाइडिंग क्लैम्प pCNA इन यूकैरियोट, बीटा क्लैम्प इन प्रोकैरियोट ऑन DNA? तो जो क्लैम्प लोडर होता है जिसे हम RFC कहते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर C, या फिर गामा कॉम्प्लेक्स कहते हैं प्रोकैरियोट में, RFC यूकैरियोट में कहते हैं और गामा कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में कहते हैं, जिसे हम क्लैम्प लोडर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो बीटा क्लैम्प होता है या जो स्लाइडिंग क्लैम्प होता है उसे लोड करवाने में हेल्प करता है। अब इसी स्लाइडिंग क्लैम्प की वजह से DNA पॉलीमरेज 3 के जो प्रोसेसिविटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एंजाइम, क्योंकि DNA पॉलीमरेज 3 के पास बीटा क्लैम्प है और बाकी एंजाइम्स के पास और बाकी DNA पॉलीमरेजेस के पास बीटा क्लैम्प ना होने की वजह से उनकी जो प्रोसेसिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि एक बार जब DNA पॉलीमरेज टेम्पलेट पे बाइंड हो गया तो उसके बाद कितने मैक्सिमम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ पाता है, इसे हम कहते हैं प्रोसेसिविटी। और जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा उतना हाई प्रोसेसिविटी है, जितने कम न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा उतनी ही लो प्रोसेसिविटी है।
तो प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करने के लिए बीटा क्लैंप रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस क्लैंप को, बीटा क्लैंप को स्लाइडिंग क्लैंप भी कहते हैं, और इस क्लैंप को लोड करने के लिए आरएफसी यूकैरियोट्स में और गामा कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन? इट इज सेमी कंजर्वेटिव, यस सेमी कंजर्वेटिव होता है। इट इज बाई डायरेक्शनल इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। प्राइमर आर रिमूव्ड बाय आरएनएस एच इन यूकैरियोट, हाँ बिल्कुल सही है, आरएनएस एच के थ्रू ही प्राइमर का रिमूवल होता है। जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनता है तो आरएनए जो होता है वो आरएनएस एच के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज कैन इनिशिएट सिंथेसिस डी नोवो विदाउट ए प्राइमर, यहाँ पे प्राइमर, ठीक है। तो क्या डीएनए पॉलीमरेज बिना प्राइमर के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात कर दी इसने। तो यही जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा है, नॉट ट्रू पूछा गया जो सही नहीं है, ठीक है। तो पॉलीमरेज जो होता है वो बिना प्राइमर के इनिशिएशन कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए प्राइमर की ज़रूरत है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो डीएनए के सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड पे हो या फिर लैगिंग स्ट्रैंड पे हो। ओके, नाउ in prokaryote replication the enzyme responsible for synthesizing the majority of the DNA is, तो प्रोकैरियोट्स में जो मेजर रेप्लिकेशन एंजाइम है, जो मेजर पॉलीमराइजेशन एंजाइम है वो कौन सी है? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिविटी है वो बहुत ही क्या है, हाई है, हाई प्रोसेसिविटी है, लगभग 40,000 to 50,000 न्यूक्लियोटाइड एक बार में ये जोड़ता है। एक बार जब बाइंड होता है तो पर मिनट 40,000 to 50,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी? तो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए कौन सा आयन इसमें रिस्पॉन्सिबल है? तो कुछ डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं जो किसी भी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज में मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें जहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्टॉप करना होता है या फिर उसे इनएक्टिव करना होता है, तो वहाँ पे हम कुछ ऐसे एजेंट का यूज़ करते हैं जो इस आयन को क्या करें, चिलेट कर लें, बाइंड कर लें, लाइक ईडीटीए। तो ईडीटीए क्या करता है, मैग्नीशियम आयन को चिलेट कर लेता है, बाइंड कर लेता है, उसे अवेलेबल ही नहीं रहने देता है वहाँ पे। और जब ये मैग्नीशियम आयन अवेलेबल नहीं रहेगा एंजाइम के लिए तो क्या होगा, एंजाइम वर्क ही नहीं कर पाएगी इफिशिएंटली। ठीक, नाउ द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर इन प्रोकैरियोट इज कैरीड आउट बाई, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें आरएनए प्राइमर जो होता है उसे रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो यहाँ पे आरएनएस एच और फेन 1 रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, फेन 1 को फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो प्रोकैरियोट में प्राइमर रिमूवल करता है, और आरएनएज एच फेन 1 जो होता है वो यूकैरियोट में प्राइमर का रिमूवल करता है। नाउ इन यूकैरियोट विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो यूकैरियोट में कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जो हम पीछे भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा जो होता है बेस सेक्शन रिपेयर में काम करता है, डेल्टा जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। नाउ द एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस इन यूकैरियोट रिफर्स टू, तो जो टीलोमरेज होता है वो एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस को ही क्या करता है, रोकता है। जो एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये प्रॉब्लम होती है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, तो इसे क्या करता है, ये हैंडल करता है टेलोमरेज एंजाइम। तो डिफिकल्ट इन रेप्लिकेटिंग सेंट्रोमियर, इनएबिलिटी टू रेप्लिकेट द लैगिंग स्ट्रैंड फुली क्रोमोसोमल एंड, लॉस ऑफ न्यूक्लियोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन, फेलियर ऑफ लाइगेज टू ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इनएबिलिटी टू रेप्लिकेट द लैगिंग स्ट्रैंड फुली एट क्रोमोसोम एंड, तो जो एंड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो टीलोमियर्स होते हैं वहाँ पे कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रह जाता है, तो उसको क्या यहाँ पे ये जो रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे हो नहीं पाता है, जिसे हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्रोटीन इंश्योर हाई प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हेलिकेज, स्लाइडिंग क्लैंप जिसे हम बीटा क्लैंप इन प्रोकैरियोट, पीसीएनएरिंग इन यूकैरियोट भी कहते हैं, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमरेज। तो स्लाइडिंग क्लैंप ही है वो ऐसा प्रोटीन जो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है। तो बीटा क्लैंप जो होता है वो प्रोकैरियोट में होता है और पीसीएनएरिंग जो होता है वो यूकैरियोट में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट रेप्लिकेशन ओरिजिन इन यूकैरियोट्स इज करेक्ट? तो रेप्लिकेशन ओरिजिन से रिलेटेड जो यूकैरियोट में कौन सी बात सही है? ईच क्रोमोसोम हैज़ ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो बहुत गलत बात है। ओरिजिन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये सही बात लग रही है। रेप्लिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम ईच ओरिजिन, ये भी गलत बात है। रेप्लिकेशन अकर्स रैंडमली विदाउट स्पेसिफिक ओरिजिन, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो ओरिजिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये ओआरसी कॉम्प्लेक्स जो होता है यही रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वहाँ पे फिर जो रेप्लिकेशन मशीनरी होती है वो रिक्रूट होती है और रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। अब ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। डीएनए प्रूफ रीडिंग इज मेनली कैरीड आउट बाय विच एंजाइम एक्टिविटी? तो जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? तो इसे हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया। होप ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, इम्पॉर्टेंट तो है ही, यूज़फुल भी है, तो इसे आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशंस हम लोग लेकर आते रहते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे। और जाते जाते एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी क्लिक इंडिया ऐप है हमारा, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी बायोलॉजी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब का स्टडी मटेरियल क्वालिटी कंटेंट के साथ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और कुछ मटेरियल आपको पे करना पड़ेगा उसे एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप नहीं पे करना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं तो बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, अवेलेबल है, जिसे आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। सो ऐप को इंस्टॉल करिए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफ़िल होती है ऐप से तो उसे आप ज़रूर यूटिलाइज़ करिए। नाउ ये था आज का सेशन। होप आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। थैंक यू।